नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, जिनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर शामिल हैं। बता दें कि पहले मुख्यमंत्री बलरामपुर में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, साथ ही करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसके बाद वे सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो 551 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और 4000 छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन भी देंगे। जिसके बाद सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां वो गोरखपुर वासियों को होली की सौगात देंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री 76 विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे और 1800 करोड़ की टाउनशिप की सौगात देंगे। 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां सभी जिलों को करोड़ों की सौगात सीएम योगी देने वाले हैं। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ बड़ी बातें रहेंगी इस दौरान? और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर 3 जिलों के दौरे पर हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहे थे और परसों, यानी लगातार अब इस चुनाव से, लोकसभा चुनाव से पहले जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं और योजनाओं को लोकार्पण, शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा। तमाम जनता से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनका लगातार लोकार्पण, शिलान्यास कर रहे हैं। कुल मिला के मुख्यमंत्री आज सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर, उसके बाद गोरखपुर, 3 जिलों का दौरा है, जिसमें खासकर अगर सिद्धार्थनगर की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय इस संस्थान को भवन निर्माण से सशक्तिकरण को लेकर के कार्यक्रम वहां पर शामिल होंगे। गोरखपुर में तमाम जो कार्यक्रम है प्रस्तावित है उसमें शामिल होंगे। करीब 1878 करोड़ से 76 परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण है। गोरखपुर में राप्ती नगर विस्तार एवं स्पोर्ट सिटी परियोजना का शिलान्यास वहां पर होगा। तो कुल मिला के वो बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ जिलों में आपने देखा, पूर्व के जिलों में लगातार उनका दौरा रहा है, जिसमें खासकर इधर अवध क्षेत्र में भी उन्नाव, कानपुर की बात करें तो तमाम जिलों में दौरे में रहे हैं। तमाम परियोजना और योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया है। ऐसे में अब आज मुझे लगता है उनका आखिरी दौरा होगा क्योंकि सूत्रों के हवाले जो जानकारी मिल रही है वो 1-2 दिन में जो आचार संहिता भी लग सकती है, जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे के बाद लखनऊ वापस आ जाएंगे। साथ ही अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो भी कार्यक्रम आज सीएम योगी के प्रस्तावित हैं, जिसके चलते एक परियोजनाओं का पूरा पिटारा लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ इन तीनों जिलों में पहुंचेंगे, किस तरीके से खास रहेगा ये दौरा? क्योंकि रोजगार सृजन भी इसके माध्यम से होगा, युवाओं को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमेशा से रोजगार को एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खासकर यूथ को लेकर के हमेशा ही चुनाव में आवाजें तो पार्टियां उठाती हैं, लेकिन धरातल पर बहुत ही कम दिखती हैं। हालांकि यूथ को लेकर जहां रोजगार की बात होती है तो मिशन रोजगार के अंतर्गत करीब 6 साल में करीब 6.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है, नियुक्ति पत्र वितरित किया है और लगातार सरकार कोशिश कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो विभाग है वो लगातार प्राइवेट नौकरियों को लेकर और प्रशिक्षण दिला रहा है। तो आज का भी उसी जुड़े से कार्यक्रम है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं, भ्रष्टाचार, यूथ को रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। तो इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों को विशेष तौर से आज देखो किस तरीके से परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास है, जिसमें यूथ से जुड़े तमाम जो परियोजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं। तो कहीं न कहीं यूथ को साधने की कोशिश भी है, क्योंकि अब विकास के साथ साथ जो बेरोजगारी है वो एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मुद्दा है। हालांकि इतना आसान नहीं है इससे निपटना, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इस जो बड़े भ्रमजाल है, समझिए इससे बाहर। जी अनूप, 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बने रहिएगा हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। सभी जिलों को करोड़ों की सौगात सीएम योगी द्वारा दी जानी है। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
बीजेपी की उत्तर प्रदेश के मद्देनजर दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी होती नजर आएगी। 17-18 मार्च को यह सूची जारी हो सकती है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि कई सीटिंग सांसदों का टिकट कट सकता है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मद्देनजर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। 17 या 18 मार्च को यह सूची जारी की जा सकती है। वहीं कई सीटिंग सांसदों का टिकट कट भी सकता है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मद्देनजर बीजेपी की दूसरी सूची जल्द जारी हो सकती है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की उत्तर प्रदेश के मद्देनजर दूसरी सूची जल्द जारी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी है इस दौरान? को लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश में 51 सीटों से 87 भारतीय जनता पार्टी घोषित कर चुकी है। उसके साथ ही अब 29 प्रत्याशी जो है वो उसकी लिस्ट आनी है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी और तमाम सांसद हैं उनके टिकट रखने का भी जो आशंकाएं हैं, खासकर की बात करें, मेनका गांधी की बात करें, वरुण गांधी की बात करें, संजय मिश्रा महोदय की बात करें, रीता बोहरा जोशी की बात करें, सत्यदेव पचौरी की बात करें, ऐसे तमाम जो सांसद हैं वर्तमान में इनके टिकट कटने के संशय बरकरार है। अब जिस तरीके से 17 तारीख को जब दिल्ली में बैठक होगी, इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे, तो टिकट कट सकता है, टिकट बदल सकता है, कट सकता है, किसका टिकट बदल सकता है किसी सीट पर, इस पर निर्णय होना बाकी है। तमाम ऐसी भी सीटें हैं जिस पर कई दावेदार हैं, उनको भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि उनको किस तरीके से उस पर चयन किया जाए। वर्तमान को हालात को देखते हुए, दूसरा वर्तमान जातिगत समीकरण क्या है, इन सब चीजों को लेकर आज 17 तारीख को बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक को लेंगे। इस बैठक के बाद जो दूसरी सूची है उत्तर प्रदेश की, या समझिए देश की तीसरी सूची भारतीय जनता पार्टी की जारी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 51 सीटों की पहले सूची आ चुकी है। अब 29 प्रत्याशी जो शेष बचे हैं 80 में से, उनकी सूची आनी है। इसमें तमाम संशय थे, मुझे लगता है इस वजह से 29 जो लोकसभा है उनकी सूची अभी तक रोकी गई थी, लेकिन अब कहीं न कहीं जो इस समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि 17 तारीख की मीटिंग के बाद 17 को या फिर 18 तारीख को उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। साथ ही अनूप, आपसे जानना चाहूंगा, पहली सूची जारी होने के बाद अब दूसरी सूची को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पहली सूची से ही काफी चीजें क्लियर भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर दी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो 51 जो प्रत्याशियों की सूची पहले आई थी, आपने देखा था तमाम नए लोगों के साथ साथ ज्यादा संख्या थी कि जिनको रिपीट किया गया था सांसदों को, लेकिन ये 29 जो सीटें थी लोकसभा की, उनको लेकर के संशय बनी थी, क्योंकि ऐसी वो सीटें हैं, इसमें कई सीटें हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारी हुई थी। उनको लेकर के एक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विस्तारक हैं, उनको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, भारतीय जनता पार्टी की और जमीन को मजबूत करना, जातिगत समीकरण के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करना, ये सब रिपोर्ट तकरीबन बन चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच भी चुकी है। जो आवेदन हैं वो भी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुके हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिनमें कई प्रत्याशी दावेदार बन रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनको कैसे समझाएगी जो एक सीटें पर कई दावेदार हैं, या वर्तमान सीट के हालात क्या हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस पर विजय चाहती है और जातिगत समीकरण किस हिसाब से फिट बैठेंगे। बाकी जो अदर पार्टियों के प्रत्याशी, खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जब सबसे ज्यादा जो टक्कर देती है वो समाजवादी पार्टी देती है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी किस तरीके से वहां पर सीट पर उतरेंगे, ये सब देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की ये दूसरी सूची 17 तारीख को जारी हो सकती है। जी, उत्तर प्रदेश के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जल्द जारी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सीए लागू होने के बाद आज जुम्मे की पहली नमाज है, जिसको लेकर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट है। बता दें कि मस्जिदों के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त भीड़ नहीं जुटने दी जाएगी, ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। वहीं आईजी रेंज नचिकेता झा ने एसएसपी, एडिशनल एसपी, सर्किल सीओ और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थानेदार संवेदनशील इलाकों का जायजा लें और वहां धर्मगुरुओं को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समझाएं। सीए लागू होने के बाद जुम्मे की यह पहली नमाज होगी। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही धर्मगुरुओं को समझाने की दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। सीए लागू होने के बाद यह जुम्मे की पहली नमाज होगी, जिसे लेकर प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। साथ ही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में संख्या बल न जुटने दिया जाए। वहीं मस्जिदों के आसपास पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद होकर मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं धर्मगुरुओं को भी समझाने के दिशा निर्देश दिए गए कि उन्हें नागरिकता संशोधन कानून के बारे में समझाने की पहल पुलिस प्रशासन द्वारा की जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सीए लागू होने के बाद ये जुम्मे की पहली नमाज होगी। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहूंगा, सीए लागू होने के बाद ये जुम्मे की पहली नमाज होगी। प्रदेश भर में किस तरीके से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है? देखिए, डीजीपी प्रशांत कुमार इसके लिए पहले एक बयान जारी कर चुके हैं और उनका कहना है कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर फोर्स बढ़ाई जाए और जहां पर पहले हिंसा हुई है, यानी कि सीए एनआरसी जब 2019 में लागू हुआ, कई जगहों पर हिंसा भी हुई थी और लंबा एक प्रोटेस्ट भी चला था। उन जगहों पर खासकर ख्याल रखने को कहा गया है। कई दिन से जब से सीए को फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके बाद से लगातार पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है। अलग अलग इलाके, खासकर पुराने लखनऊ में पुलिस फोर्स के साथ पुलिस के अफसर पैदल गश्त करते नजर आ रहे हैं। आज जुमे की नमाज को लेकर भी अलर्ट किया गया है कि सभी जगहों पर फोर्स बढ़ाई जाए, खासकर उन जगहों पर जहां पर सीए को लेकर प्रोटेस्ट हुए हैं और पहले जहां पर लंबे समय तक, यानी कि घंटा घर जो यहाँ का इलाका है लखनऊ का, वहां पर के इलाकों में फोर्स बढ़ाई जाए और जो अधिकारी हैं वो भी कैंप करते रहें। इसके अलावा जो टीले वाली मस्जिद है, क्योंकि टीले वाली मस्जिद को लेकर एक प्रकरण और भी यहाँ पर चल रहा है, कोर्ट संज्ञान में इसको ले चुका है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लक्ष्मण टीला और टीले वाली मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसको लेकर फिलहाल सुनवाई शुरू हो चुकी है। इसलिए भी यहाँ पर थोड़ा संवेदनशील माना जाता है इन इलाकों को। इसके चलते जो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद है यहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो खदरा इलाका है वहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई है, क्योंकि खदरे में जब सीएनआरसी के दौरान जब वहाँ पर हिंसा हुई तो वहाँ पर एक चौकी को फूंक दिया गया था, तो आग लगाने की वजह से खदरे इलाके को भी संवेदनशील माना गया है, वहां पर फोर्स बढ़ाई गई। उसके अलावा जो घंटा घर इलाका है यानी कि ठाकुरगंज, वहां पर फोर्स बढ़ाई गई है। अलग अलग इलाके जहां पर लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे पूरे प्रदेश में, वहां पर फोर्स बढ़ाई गई है। ज्ञान व्यापी का मामला चल रहा है, इसलिए वाराणसी में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। वहां के कमिश्नर को खास अलर्ट पर रहने को कहा गया है। एक ताजा मामला मथुरा का है, वहां पर भी कहा गया है कि मथुरा में भी फोर्स और जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर हैं, यानी कि वो संवेदनशील इलाके और जिले जिनको अलर्ट पर रखा गया है वो सभी आज फोर्स के साथ जो पुलिस के अफसर हैं वो गश्त करते नजर आ रहे हैं। और कुछ मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई ताकि ज्यादातर जो ज्यादा भीड़ है वो इन जगहों पर ना पहुंचे और किसी भी तरह की हिंसा से बचा जा सके। सीए लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा। मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर, तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देश भर में आज पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के बाद अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। बता दें कि लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 57 पैसे है, तो वहीं डीजल 89 रुपए 76 पैसे है।
नहीं, अच्छा हुआ क्या है। कुछ कहना चाहेंगे और क्या इलेक्शन है ना, अब तो हो गई। इलेक्शन के समय तो होगा और बाकी क्या एक्सपेक्टेशन है और कम होना चाहिए। 90 तक आ जाए, 90 तक आ जाएगा तो राहत राहत बहुत ज़्यादा ही मिलेगी। अच्छी बात है, बट हमें लगता है चुनाव से पहले होना चाहिए, चुनाव के बाद भी रेटें कम होनी चाहिए। तो कमी आती ये कहने का तात्पर्य मतलब लोग कहते हैं भाड़ा सस्ता था, लेकिन होता नहीं है। एक बार जो चीज़ें बढ़ जाती है फिर वो रिड्यूस होने में टाइम लगता है। वो आप सिर्फ कह सकते हैं भाड़े सस्ते तो, लेकिन होते नहीं हैं। अच्छी बात है, अगर पेट्रोल कम हो रहे हैं तो हम लोग का जेब खर्चे कम आएंगे। हम चाहते हैं थोड़ा और सस्ता हो, चुनाव होने के बाद भी सस्ते रहे। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर अनुप्रिया सिंह पटेल इतिहास रच सकते हैं। मिर्जापुर लोकसभा के जातीय समीकरण से लेकर उसके चुनावी इतिहास के बारे में देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिर्जापुर लोकसभा चुनाव 2024। अनुप्रिया पटेल के पास इतिहास रचने का मौका। क्या है सीट का गणित? मिर्जापुर नाम लेते ही युवाओं के जहन में कालीन भैया का चेहरा कौन ढूंढता है। ये जगह वैसी है नहीं जैसा मिर्जापुर नाम की वेब सीरीज में दिखाया गया है। कजरी और बिरहा मिर्जापुर की फिजाओं में गूंजते हैं। मैकल पर्वतमाला से घिरा मिर्जापुर अपने घाटों, मंदिरों और घंटाघर के लिए मशहूर है। 90s वाले मिर्जापुर को शायद फूलन देवी की वजह से जानते हो। चंबल के बीहड़ों से निकली डकैत फूलन देवी ने जब राजनीति की चौखट पर कदम रखा तो मिर्जापुर से ही लोकसभा पहुंची। मिर्जापुर ने 2 बार फूलन को लोकसभा भेजा मगर अपनी रवायत नहीं तोड़ी। मिर्जापुर लोकसभा सीट से कोई भी तीसरी बार सांसद नहीं बना। बता दें, वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल के पास ये मौका जरूर है कि वो इतिहास रच सकती हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया की राह में सबसे बड़ा रोड़ा समाजवादी पार्टी साबित हो सकती है। अनुप्रिया की पार्टी सत्ताधारी एनडीए का हिस्सा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्य मंत्री हैं। चुनाव से ठीक पहले सरकार ने उनकी सुरक्षा वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी की कर दी है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। 2008 से पहले मिर्जापुर भदोही लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। 2008 में परिसीमन के बाद मिर्जापुर और भदोही लोकसभा क्षेत्र अलग अलग हो गए। पूरा मिर्जापुर जिला इस लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आता है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। मिर्जापुर, छानबे, चुनार, मड़िहान और मझवा। छानबे पर अपना दल एस का काबिज है और मझवा सीट निषाद पार्टी के पास है। बाकी तीनों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स ने किसी एक पार्टी पर लंबे समय तक भरोसा नहीं किया। पिछले 2 बार से यहाँ की जनता अनुप्रिया पटेल को लोकसभा भेज रही है। 1999 में समाजवादी पार्टी की फूलन देवी को लोकसभा भेजा। 2002 में समाजवादी पार्टी से रामरती बिंद पहुंची। 2004 में बसपा से नरेंद्र कुशवाहा सांसद बने। 2007 में बसपा के ही रमेश दुबे सांसद बने। 2009 में समाजवादी पार्टी के बाल कुमार पटेल यहां से लोकसभा सांसद बने। 2019 में अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल यहां से चुनी गई। 2014 में अपना दल की ही अनुप्रिया पटेल एक बार फिर लोकसभा के लिए चुनी गई। मिर्जापुर लोकसभा सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो मिर्जापुर जिले की आबादी करीब 25 लाख है। पुरुषों की जनसंख्या करीब 13 लाख, महिलाओं की जनसंख्या करीब 11 लाख, पिछड़े और सामान्य वर्ग की आबादी करीब 18,15,709, अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी करीब 6,80,261, हिंदुओं की आबादी 22 लाख से अधिक, मुस्लिमों की जनसंख्या करीब 2 लाख, ईसाइयों की जनसंख्या
करीब 2300। वैश्य समाज की जनसंख्या करीब 70,000। मिर्जापुर लोकसभा सीट देश की ऐसी सीटों में शामिल है जहां से तीसरी बार कोई सांसद नहीं बना है। ऐसे अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिर्जापुर से 2 बार की सांसद अनुप्रिया पटेल जीत हासिल कर इतिहास रच पाएंगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।